नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम डीसी मशीन सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज पार्ट 3 कंप्लीट हम करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन अ डीसी मशीन द मेन पोल स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड एट। डीसी मशीन में मुख्य पोल संरचना कहाँ प्रदान की जाती है। दोस्तों जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा योक है और ये डीसी मशीन का एक स्टेशनरी पार्ट भी है, यानी कि ये एक स्थिर भाग है। हम स्थिर भाग पे ही पोल को फिट करते हैं और पोल का काम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करना। डीसी मशीन के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर जो स्थिर भाग होता है, दूसरा होता है रोटर। रोटर में लगी होती है आर्मेचर वाइंडिंग एंड स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अ डीसी मशीन द पोल आर मेड अप ऑफ। डीसी मशीन में चुंबकीय ध्रुव किससे बने होते हैं। दोस्तों डीसी मशीन में चुंबकीय ध्रुव हम परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों से बना सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल हम स्मॉलर मोटर में करते हैं, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम बड़ी मोटर में करते हैं। परमानेंट मैग्नेट में दोस्तों कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट में ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे हम छोटे टूल्स यूज करते हैं, फैंस यूज करते हैं, पंखे हो गए या कोई छोटी स्मॉल अप्लायंसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल ड्राइव में करते हैं, ट्रैक्शन में करते हैं, व्हीकल में करते हैं, जहाँ पे ज्यादा क्षमता और ज्यादा कार्य की जरूरत होती है वहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, इसकी इनिशियल कॉस्ट तो हाई होती है परमानेंट मैग्नेट की, क्योंकि जो मटेरियल हम परमानेंट मैग्नेट में यूज करते हैं वो काफी रेयर मटेरियल होता है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट। लेकिन इसकी मेंटेनेंस, जैसे कि बताया था, इसकी मेंटेनेंस लो होती है लॉन्ग रन में। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, इसकी लोअर इनिशियल कॉस्ट होती है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें एडिशनल सर्किट को लगाना पड़ता है उसको एक मैग्नेट बनाने के लिए, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। परमानेंट मैग्नेट की एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, गुड एफिशिएंसी या हाई एफिशिएंसी इसकी होती है। वहीं बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसकी एफिशिएंसी हायर पावर पे ज्यादा होती है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा इसको पावर देंगे उतने ही ज्यादा ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। इस टोटली डिपेंड अपॉन पावर, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर पर निर्भर करती है, तो ये एफिशिएंट होती है हायर पावर लेवल पे। सो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंस परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन अ 4 पोल डीसी मशीन, 4 ध्रुव वाली डीसी मशीन में आपके ऑप्शन है, ए ऑल दी 4 पोल्स आर नॉर्थ पोल्स, बी अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, सी ऑल दी 4 पोल्स आर साउथ पोल, डी 2 नॉर्थ पोल फॉलोस 2 साउथ पोल। तो इसमें ये पूछा गया है कि डीसी मशीन में जो हम ध्रुव लगाते हैं वो हम किस तरीके से लगाते हैं। क्या हम 4 ध्रुव या 4 पोल को नॉर्थ पोल लगाते हैं, या वो चारों पोल साउथ पोल होते हैं, या पहले हम स्टार्टिंग के 2 पोल को नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं और 2 पोल को साउथ डायरेक्शन में रखते हैं। या इसमें ये पूछा गया है, क्या हम एक पोल को नॉर्थ, फिर एक पोल को साउथ, देन एक पोल को नॉर्थ, देन अदर पोल को साउथ। तो ये होगा 4 पोल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अब हमें इसका राइट आंसर बताना है। देखिए डीसी मशीन में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमें पोल की आवश्यकता होती है, और ये पोल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल। अब इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पोल एक ही तरह के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे पोल एक ही तरह के हुए तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा और मशीन काम नहीं करेगी। और डीसी मशीन में पोलों को बारी बारी से लगाया जाता है, जिसे बोला जाता है अल्टरनेटिंग, या अल्टरनेट तरीके से लगाया जाता है, यानी कि एक पोल आपका नॉर्थ हुआ तो अगला पोल जो होगा वो आपका साउथ पोल होगा। इसी कारण से चुंबकीय क्षेत्र डीसी मशीन में उत्पन्न होता है। और डीसी मशीन में एक और चीज दोस्तों याद रखना, डीसी मशीन में पोल की संख्या हमेशा इवन नंबर रहती है, क्योंकि अगर हम एक पोल को नॉर्थ पोल कंसीडर कर रहे हैं तो एक पोल साउथ पोल होगा, तो ये एक तरीके का जोड़ा हुआ नॉर्थ साउथ का। तो इवन नंबर के पोल हम ज्यादातर यूज करते हैं डीसी मशीन में, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, पोल्स आर ज्वाइंट टू द योक विद द हेल्प ऑफ। चुंबकीय ध्रुवों को डैश की सहायता से योक से जोड़ा जाता है। देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड है पोल को जोड़ने के, वो है या तो इसको बोल्ट से जोड़ा जाए या फिर इसे वेल्डिंग से भी जोड़ा जा सकता है। जब हम इसे बोल्ट से जोड़ते हैं दोस्तों तो इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहली बात, इसको असेंबल करना और डिसेंबल करना आसान होता है, पोल को लगाना और निकालना आसान होता है। असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग इज इजियर। और इसमें हम पोल की पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, इजी टू एडजस्ट पोल पोजीशन। और ये कम एक्सपेंसिव भी होते हैं दोस्तों, तो जनरली लेस एक्सपेंसिव। पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज या इसके नुकसान की बात करें
तो बोल्ट कुछ समय बाद लूज भी हो सकते हैं, तो बोल्ट्स को बार बार टाइट करने की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा, जो ये बोल्ट का जोड़ होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है दोस्तों जितना एक वेल्डिंग का होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अगर हम वेल्डिंग की बात करें तो इसके एडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है पोल और योक के बीच, तो एक तरीके से इसने मेंटेनेंस कम कर दी, क्योंकि हमें बार बार पोल और योक को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बोल्ट में पोल ढीले पड़ जाते हैं कुछ समय बाद। क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका हीट ट्रांसफर भी काफी अच्छा होता है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है दोस्तों। वहाँ पे मेंटेनेंस करना ज्यादा इजी था, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये एक तरीके से परमानेंटली फिट हो चुके हैं। तो इसके लिए फिर हमें एडिशनली पोल को वहां से निकालने में टाइम लगेगा, और यहाँ पे हमें काफी ज्यादा प्रिसाइज अलाइनमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक बार हमने वेल्डिंग कर दी तो फिर उसको निकालना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये बोल्ट से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है। हम बोल्ट और वेल्डिंग दोनों मेथड से पोल को योक में लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन डीसी मशीन द पोल आर मेड अप ऑफ। डीसी मशीन में पोल डैश से बने होते हैं। दोस्तों डीसी मशीन में पोल कास्ट आयरन, लैमिनेटेड स्टील एंड सॉलिड स्टील तीनों से बनाए जा सकते हैं। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कॉमन मटेरियल होता है पोल को बनाने के लिए, क्योंकि इसकी कास्टिंग और शेपिंग करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू लैमिनेटेड स्टील एंड सॉलिड स्टील इसका रिलक्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि ये एक तरीके का मैग्नेटिक रेजिस्टेंस हुआ, तो इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। वही बात करें हम लैमिनेटेड स्टील की, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है डीसी मशीन में पोल को बनाने के लिए, क्योंकि इसका मैग्नेटिक रिलक्टेंस या मैग्नेटिक रेजिस्टेंस काफी कम होता है। इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सॉलिड स्टील का इस्तेमाल दोस्तों अधिकतर हम स्मॉल मशीन मोटर के लिए करते हैं। स्मॉल मशीन डीसी मोटर, इसकी सिंप्लिसिटी भी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी एडी करंट लॉसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि एडी करंट लॉसेस किसको रिलेट कर रहे हैं? ये हीट लॉस को रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें भी हीट लॉसेस ज्यादा रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोल टिप इन अ डीसी मशीन। डीसी मशीन में पोल टिप्स का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों से एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पोल लगे हुए हैं, और ये जो लास्ट कोना है ना इसका, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसको और कलर से मार्क करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो। चलिए इसे मार्कर से मार्क करते हैं। देखिए मैं येलो मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया और ये एरिया। सेम दूसरे पोल में भी ये एरिया जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, इसे बोला जाता है दोस्तों पोल टिप या पोल का सिरा। अब इसका काम क्या है? देखो पोल टिप का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों इकट्ठा करके और ज्यादा तीव्र बना देता है, या उसको और ज्यादा तेज बना देता है। तेज बनाने का यहाँ से मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र को फोकस कर रहा है आर्मेचर कंडक्टर की तरफ। इसे आप एक तरीके का लेंस समझिए। जैसे लेंस में क्या होता है, सूरज की रोशनी लेंस पे पड़ती है, उसको एक जगह पे ये फोकस कर देता है। सेम पोल टिप भी यही कर रहा है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कलेक्ट करता है और ये आर्मेचर कंडक्टर की तरफ इस मैग्नेटिक फ्लक्स को फोकस कर देता है तीव्र गति से। तो ये काम होता है पोल टिप का। तो इसका फायदा क्या हुआ? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आर्मेचर की कॉइल पे फोकस मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है। जब करंट ज्यादा होगा दोस्तों तो टॉर्क भी ज्यादा बनेगा, और जब टॉर्क ज्यादा बनेगा तो मशीन की पावर भी ज्यादा होगी। इसलिए पोल टिप्स का सबसे मुख्य काम है चुंबकीय क्षेत्र को इकट्ठा करके मशीन की क्षमता को बढ़ाना। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, टू कंसंट्रेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ डू पोल टिप्स हेल्प रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। पोल युक्तियां आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने में कैसे मदद करती है? देखिए डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन एक गड़बड़ी पैदा करता है। ठीक है, ये गड़बड़ी क्या है दोस्तों? देखिए एक तो हमारा मेन फ्लक्स जनरेट हो रहा है डीसी मशीन में। डीसी मशीन को चलाने के लिए हमें मेन फ्लक्स की जरूरत होती है, या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है। पर आर्मेचर कॉइल भी अपना एक फील्ड जनरेट करती है। इसको इस तरह से समझिए कि ये मेन फ्लक्स के साथ लड़ाई करता है, यानी कि ये मेन फ्लक्स के हमेशा खिलाफ खड़ा रहेगा। आर्मेचर रिएक्शन जब मेन फ्लक्स के खिलाफ रहेगी तो मेन फ्लक्स की शक्ति या इसकी पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब मोटर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम पोल टिप्स की खास शेप का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ऐसा बनाया जाता है दोस्तों कि इनके सामने वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा पतला होता है। ये देखिए दोस्तों, सेम जैसे ये वाला, इसका सामने वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा चौड़ा है और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा पतला है। ये एक आपको एक तरह की नाव दिख रही होगी। ये देखिए एक तरह की जो हम बचपन में नाव बनाते थे, कुछ इस तरीके से बनाते थे। सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन नाव कुछ इस तरीके से बनती थी। तो पोल टिप का आगे वाला हिस्सा या सामने वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा रहता है। ये पोल टिप की शेप दो काम करती है। पहला तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करती है। जो चौड़ा हिस्सा होता है दोस्तों पोल टिप का, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फोकस कर पाता है, और जो पतला हिस्सा होता है वो कम फील्ड को फोकस
करता है, इसलिए जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो समान तौर पे बढ़ जाता है, या इसे कह सकते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी वजह से आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाती है, और ये दूसरा काम है आर्मेचर फील्ड को भी कमजोर करता है, या इसे बोल सकते हैं काउंटर एक्टिंग आर्मेचर फील्ड। देखिए पतला हिस्सा अपनी खास आकार की वजह से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है दोस्तों जो आर्मेचर फील्ड के विपरीत दिशा में होता है। इसको इस तरह से समझिए, जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, मेन फील्ड का दुश्मन कौन है, ये आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन का दुश्मन कौन है, वो है पोल टिप। पोल टिप ऐसा रिएक्शन बनाएगा या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो आर्मेचर फील्ड के अपोजिट हमेशा खड़ा रहेगा, तो उसका मतलब ये मेन फील्ड का सपोर्ट कर रहा है। तो आर्मेचर फील्ड को कम करने के लिए ऐसा करा जाता है, तो इसी वजह से डीसी मशीन में स्पार्किंग का खतरा कम हो जाता है। तो पोल टिप किस तरह से आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करती है, बाय हैविंग अ स्पेसिफिक शेप दैट काउंटरएक्ट द आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है द फंक्शन ऑफ पोल शू इन अ डीसी मशीन इज। डीसी मशीन में पोल शूज का क्या कार्य है दोस्तों, ये है पोल शूज। डीसी मशीन में पोल शूज एक चुंबक की तरह काम करता है जो पूरे सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र को एक समान फैलाता है। तो इससे डीसी मशीन को क्या एडवांटेज होता है, तो इससे इसका टॉर्क बढ़ जाता है। जितना चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा दोस्तों, आर्मेचर पर लगने वाला बल या आर्मेचर पर लगने वाला फोर्स उतना ही एक जैसा रहेगा, और जितना ज्यादा टॉर्क उतनी ज्यादा पावर, और ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, या ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को ये जनरेट करेगा। जब एक समान बल लगता है तो आर्मेचर अच्छी तरीके से घूमता है, उसमें लॉसेस कम होते हैं और बिजली ज्यादा बनती है। जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता तो मशीन ज्यादा गर्म हो जाएगी और उतनी ही ज्यादा बिजली बर्बाद होगी। तो ये थे 3 फायदे एक पोल शू के। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है डैश कैरी फील्ड वाइंडिंग इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग ले जाते हैं। देखिए डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग पोल के चारों तरफ लपेटी जाती है। जब भी फील्ड वाइंडिंग को वोल्टेज या पावर दी जाती है तो पोल मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करते हैं, और जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो ज्यादातर कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। और एक और चीज, फील्ड वाइंडिंग एसेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है पोल शू फॉर अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ। डीसी मशीन के पोल शू को लैमिनेट क्यों किया जाता है। देखिए अगर कहीं भी लैमिनेशन का जहाँ पे जिक्र होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, जहाँ भी लैमिनेशन का जिक्र होगा, वेदर इज ट्रांसफॉर्मर या कोई इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मोटर, जनरेटर, कहीं भी यूज होगा, जहाँ पे शब्द लैमिनेशन यूज हुआ वहाँ पे हम किसे कम करेंगे, वहाँ पे हम एडी करंट को कम करेंगे। लैमिनेशन डायरेक्ट एडी करंट को अफेक्ट करता है, इस चीज को आप याद में रखना। देखिए जब भी दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है डीसी मशीन में तो एक करंट इंड्यूस होता है दोस्तों पोल शू में। तो ये जो करंट है या करंट वेव है वो एडी करंट कहलाती है, और एडी करंट एक तरीके का हीट लॉस है जिससे मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी मशीन चलती है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। इसी परिवर्तन के कारण लोहे के पोल शू में छोटी छोटी धाराएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें एडी करंट वेव भी कहा जाता है। और इसको कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं लैमिनेशन का। लैमिनेशन का मतलब है हम पोल शू को पतली पतली या थिन लेयर की शीट से बनाते हैं, क्योंकि जब हम इसको थिन लेयर से बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि सर्किट बीच बीच में इनका ब्रेक हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिविटी एक तरीके से टूट रही है बार बार, और अगर चुंबकीय क्षेत्र अभी भी बदलेगा तो एडी करंट तो डेवलप होगा इस केस में भी, क्योंकि अब हमने इंसुलेटेड मटेरियल यहाँ पे यूज करा है या लैमिनेटेड मटेरियल हमने यूज करा है, तो ये एडी करंट अब फ्लो नहीं कर पाएगा इस पोल शू से। तो लैमिनेशन से हमने क्या कर दिया, एडी करंट के प्रभाव को कम कर दिया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है इन अ डीसी मशीन द पोल शू आर फास्टेंड टू द पोल बाय। डीसी मशीन में पोल शूज को पोल पर डैश द्वारा बांधा जाता है। दोस्तों डीसी मशीन में पोल शूज को काउंटर संक स्क्रू की मदद से बांधते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों काउंटर संक स्क्रू। इसके कुछ एडवांटेज है, इसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहती है, इससे एयर गैप भी कम रहता है, और इसको असेंबल और डिसेंबल करना इजी रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शू इन अ डीसी मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मशीन में पोल शूज का कार्य नहीं है। देखिए हमने अभी पोल शूज के काफी क्वेश्चन करे हैं, तो पोल शूज क्या क्या कार्य करता है। एक तो ये फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को पोल पर लपेटा जाता है और पोल का आगे का हिस्सा ही पोल शू कहलाता है, और ये फ्लक्स को इवनली स्प्रेड करने में मदद करता है, जो हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये मैग्नेटिक
रिलक्टेंस को भी कम करता है। यहाँ इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक अवरोध। दोस्तों पोल शू कास्ट स्टील का बना होता है जो एक लो मैग्नेटिक रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू एयर, और जितना कम रिलक्टेंस होगा उतना ही अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। पर पोल शू डायरेक्टली एडी करंट को रिड्यूस नहीं करता है। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थिन लेमिनेशन का यूज करते हैं पोल शू में, तो ये डायरेक्टली एडी करंट पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है द पोल फेस शेप टू फिट द कर्वेचर ऑफ द आर्मेचर आर नोन एज द। आर्मेचर की वक्रता को फिट करने के लिए आकार के ध्रुव चेहरों को डैश के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए आर्मेचर वाइंडिंग, बी पोल कोर, सी पोल शू, डी फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं पोल शू का डिजाइन कर्व शेप का होता है, यानी कि इसका डिजाइन दोस्तों वक्र रूपी होता है। इसके डिजाइन की मदद से हम फ्लक्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं और ये आर्मेचर रिएक्शन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हम ट्रांसफर कर पाते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हमेशा चेंज रहेगा। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप कवर करूंगा कि किस किस एंगल से या किस किस तरीके से क्वेश्चन को बदल के पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है द लेंथ ऑफ द एयर गैप अंडर द पोल ऑफ अ डीसी मशीन इज नॉट केप्ट यूनिफॉर्म सो एज टू। डीसी मशीनों के पोल के नीचे हवा के अंतराल की लंबाई एक समान नहीं रखी जाती है ताकि आपके ऑप्शन है ए ऑब्टेन अ सूटेबल मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ऑब्टेन बेटर कूलिंग, सी ऑब्टेन साइनसोइडल आर्मेचर एमएमएफ वेव, डी मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ ऑन मेन फील्ड। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि डीसी मशीन में हम हवा के अंतराल को आमतौर पर एक समान रखने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र जितना हो सके उतना ही एक समान मशीन में फैले और जो आउटपुट हमें मिले वो काफी स्मूथ हो, यानी कि मोटर स्मूथली वर्क करे। क्योंकि जब हवा का अंतराल दोस्तों समान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्थिर होता है। लेकिन दोस्तों ये होती है आइडियल कंडीशन, जो अभी हमने कंडीशन डिस्कस करी वो आइडियल कंडीशन है। लेकिन जब मोटर लोड पे होती है तो स्थिति थोड़ा बदल जाती है। तो जो आर्मेचर में दोस्तों करंट फ्लो हो रहा है वो खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जिसे आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर रिएक्शन भी कहते हैं। दोस्तों ये आर्मेचर एमएमएफ पोल से आने वाले मुख्य चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है और जिससे पोल के आगे और पीछे के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र असमान हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मेन फील्ड और आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर रिएक्शन एक दूसरे के दुश्मन है, ये इसके हमेशा अपोजिट में काम करेगा। और यही असमानता दोस्तों क्या करती है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर करती है जिससे मशीन की ताकत या मशीन की पावर कम हो जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसी रिएक्शन को कम करने के लिए हम पोल शू को छेनी के या चैम्फर्ड आकार में बनाते हैं। ये आकार दोस्तों पोल के आगे और पीछे के सिरे पर हवा के अंतराल को बढ़ा देता है। ये जो आकार है जिसे मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये आकार दोस्तों क्या कर रहा है, ये पोल के आगे और पीछे के सिरे पर हवा के अंतराल को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हमें मदद मिलती है, तो ये आर्मेचर रिएक्शन के खिलाफ एक तरीके का प्रतिरोध बना रहा है जिससे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम हो सके। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है इन अ डीसी मशीन द मेन पोल स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड एट। डीसी मशीन में मुख्य पोल संरचना कहाँ प्रदान करी जाती है। आपके ऑप्शन है इन सीरीज विद रोटर, ऑन द स्टेटर, ऑन द रोटर, इन सीरीज विद स्टेटर। ओके ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। डीसी मशीन में मेन पोल स्ट्रक्चर स्टेटर पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये स्टेटर है, स्टेशनरी पार्ट, और यहाँ पे मुख्य पोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा गया है। एक और चीज जो हमने एक और क्वेश्चन करा था कि पोल एक के बाद एक लगाए जाते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है, फिर इसके बाद साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि एक के बाद एक पोल लगाया गया है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है इन अ डीसी मशीन विद नंबर ऑफ पोल बीइंग इक्वल टू 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। एक डीसी मशीन में जिसमें ध्रुवों की संख्या 4 के बराबर है, निम्नलिखित में से क्या संभव है। ए इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू 8 इंटू मैकेनिकल डिग्री, बी इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, सी इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू मैकेनिकल डिग्री एंड डी इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू 4 इंटू मैकेनिकल डिग्री। देखिए दोस्तों डीसी मशीन की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल्स टू P/2 मैकेनिकल एंगल। यहाँ पे P है दोस्तों नंबर ऑफ पोल। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन में हमें पोल की संख्या 4 दी है, तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिकल एंगल हो जाएगा पोल
की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में मैकेनिकल एंगल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंगल इज ट्वाइस ऑफ मैकेनिकल एंगल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन अ डीसी मशीन द नंबर ऑफ पोल एंड द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर आर फिक्स्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग विल गिव अ हायर ईएमएफ। डीसी मशीन में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर कंडक्टर की संख्या निश्चित होती है, निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग अधिक ईएमएफ देगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्मेचर ईएमएफ क्या होता है। आर्मेचर ईएमएफ होता है दोस्तों P phi ZN अपॉन 60A। यहाँ पे P होता है पोल, phi होता है फ्लक्स, देन Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, N स्पीड, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग एंड अदर वन इज वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर रहते हैं, जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ही नंबर ऑफ पोल होंगे। लेकिन वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहते हैं, पोल की संख्या कुछ भी हो लेकिन पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहेंगे। अब मान के चलिए कि phi ZN की संख्या कांस्टेंट है, तो इनको हम कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं, तो बचा क्या P अपॉन 60A EMF। अब मान के चलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 है, ठीक है, ये दर्शाता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को। लैप वाइंडिंग में पोल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो ये क्या EMF कितना हो जाएगा 4 अपॉन 60 इंटू 4 से 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 60। लेकिन वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 ही रहेंगे, है ना। अगर पोल 4 है तो 4 60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 30। तो हमेशा EMF वेव वाइंडिंग का ज्यादा रहेगा फॉर सेम नंबर ऑफ पोल, तो इस चीज को आप याद में रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन अ डीसी मशीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल कैन बी डिफाइंड एज। डीसी मशीन में 2 नजदीकी ध्रुवों के बीच की दूरी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए पोल साइज, बी आर्मेचर लेंथ, सी पोल पिच, डी कॉइल लेंथ। दोस्तों डीसी मशीन में 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। ये हो गया ध्रुव 1, ये हो गया ध्रुव 2, तो इसके बीच का डिस्टेंस पोल पिच कहा जाता है। और ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, द पोल पिच इज डिफाइंड एज। पोल पिच को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों पोल पिच को डिफाइन करा जाता है नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल। ये हमारे एक आर्मेचर स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 आर्मेचर स्लॉट हैं। और पोल कितने यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पोल है। अगर हम डायग्राम की बात करें दोस्तों, ये सब डायग्राम से बता रहा हूँ मैं आपको, 4 पोल है और 8 आर्मेचर स्लॉट है। तो पोल पिच कितना हो जाएगा दोस्तों इस डीसी मशीन का, वो हो जाएगा 8/4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये है पोल पिच का फॉर्मूला। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन अ 4 पोल डीसी मशीन द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द आर्मेचर इज। 4 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर के पूर्ण चक्कर में प्रेरित वोल्टेज की चक्र की संख्या क्या होती है। दोस्तों हमने अभी एक रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल के बीच में। दोस्तों वो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2 ऑफ मैकेनिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल इज इक्वल्स टू 2/P ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पोल यहाँ पे कितने गिवन है दोस्तों, पोल गिवन है 4, तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना हो जाएगा 4/2 इंटू मैकेनिकल एंगल विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैकेनिकल एंगल, यानी कि मैकेनिकल एंगल से दुगना हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल से दुगना है तो एक पूर्ण चक्कर में दोस्तों वो 2 बार वोल्टेज को प्रेरित करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन अ डीसी मशीन डैश हैज ओनली 1 एक्टिव पोल। डीसी मशीन में डैश में केवल एक सक्रिय ध्रुव होता है। दोस्तों 2 तरीके की डीसी मशीन यूज होती है, एक होती है होमोपोलर एंड सेकंड वन इज हेटेरोपोलर। दोस्तों होमोपोलर डीसी मशीन में एक ही एक्टिव पोल होता है, यानी कि एक ही सक्रिय ध्रुव होता है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सिर्फ एक ही चुंबकीय ध्रुव का उपयोग होता है, इसे बोला जाता है होमोपोलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन अ डीसी मशीन डैश हैज मोर देन 1 नंबर ऑफ एक्टिव पोल। डीसी मशीन में डैश में सक्रिय ध्रुवों की संख्या 1 से अधिक होती है। हेटेरोपोलर मशीन में दोस्तों सक्रिय ध्रुवों की संख्या 1 से अधिक होती है और होमोपोलर में सक्रिय ध्रुवों की संख्या हमेशा 1 ही रहती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।